Hello students, welcome back to the channel Accounts Turning Point. Today we will do next and the last chapter of partnership firms, dissolution of a partnership firm. ये हमारे चैप्टर का नाम है and in this chapter we will learn the process how the partners can terminate their partnership firms. Right? वैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो dissolution of a partnership and dissolution of a partnership firm में ना डिफरेंस बताता है. ठीक है. We had started from the fundamental, then change in profession ratio, then a retirement, admission, retirement or death of a partner, right? And all in this these chapters हमने क्या किया था? पार्टनरशिप फर्म जो थी वो क्या कर रही थी, किसी पार्टनर के आने से जाने से उसके बाद वो कंटिन्यू हो रही थी, राइट? तो उसमें होता है कि पुराना वाला पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है ना वो डिसॉल्व हो जाता है, राइट? जैसे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तो हम कुछ उसमें गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर रहे हैं एंड ऑल, तो हमने सब प्रोसेस देखे. उसके बाद क्या था कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता था ना वो डिसॉल्व हो जाता था, तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, उसमें 3 पार्टनर्स की पार्टनरशिप है वो ख़त्म हुई, जिसमें एडमिशन होने पर 4 हो गए या फिर रिटायरमेंट और डेथ होने से 4 से ये कम हो गए, लाइक कम से ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा. ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म चल रही है लेकिन पिछला वाला पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, जिसमें हम कहते थे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रही है. ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़े. अब हमारा जो ये चैप्टर है इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप ही ख़त्म हो रही है, पार्टनरशिप फर्म ही ख़त्म हो रही है. ठीक है, अब एक कोई हमने हमारा जो एग्रीमेंट था, हमारी जो पार्टनरशिप थी वो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए थी या फिर टाइम के बेसिस पे थी. जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो होती है वो टाइम के बेसिस पर हो सकती है. तो या फिर हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है और उसके बाद वो जैसे मान लो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पर है और वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, राइट? तो इसी वजह से अब पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिज़ोल्व हो रही है. उसमें क्या क्या हमने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कैसे हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो मेक्स अ डिस्टिंक्शन, वो बताता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है. अगर ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म होता है, रिकंस्ट्रक्शन और फॉर्म होता है जो हमने पढ़ा था कि ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की वजह से. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट, मतलब उसके बाद ये है कि बिजनेस क्लोज नहीं होता. ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाता है, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, असेट जो हैं वो बेच दी जाती हैं और लायबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है. उसके बाद बचे हुए अमाउंट से पार्टनर्स के अकाउंट्स को सेटल किया जाता है. तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत इजी एंड बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो रही है, बिज़नेस ख़त्म हो रहा है, बिज़नेस बंद हो रहा है, तो बिज़नेस में जो भी हमारी फर्म की असेट्स हैं उनको बेचकर फर्म की लायबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाता है. ठीक है, अब जैसे ये भी आपको पता है कि पार्टनरशिप में फर्म पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है कि फर्म के डेट चुकाने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी अप्रोच किया जा सकता है. अगर फर्म की एसेट्स हम बेचते हैं, अमाउंट सरप्लस होता है, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद अमाउंट बचता है, तो पार्टनर्स आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे. लेकिन अगर फर्म के डेट्स ज़्यादा हैं तो पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर पहले मतलब बेचकर फिर पहले पार्टनर्स अपने पर्सनल लोन चुकाएगा, उसके बाद फर्म के लोन चुकाएगा. ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है कि बेसिकली फर्म को अपनी एसेट्स को बेचकर जो भी अमाउंट रिलीज़ हो रहा है उससे पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ को पेमेंट करना है, उसके बाद पार्टनर्स आपस में बांटते हैं. तो अब ये सारा प्रोसीजर जो है, अकाउंटिंग प्रोसीजर है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. अब इसमें जो अकाउंट्स बनेंगे, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट होता है जिसमें हमने एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये बनाना आ जाता है तो बाकी अकाउंट्स बनाने तो वैसे ही बहुत आसान है. ठीक है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर लोन
फर्म जो है वो पार्टनर को लोन देती है, ठीक है। तो ये फर्म के लिए एसेट होती है, तो फिर वो उससे अमाउंट उससे ले लेती है थर्ड, जैसे मतलब दिस अमाउंट शुड बी यूटिलाइज टू मेक द थर्ड मतलब पेमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, हम उसको भी उससे हम पैसा लेंगे और थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लोन बाय पार्टनर टू फर्म, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, वो वाला अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में ये रहता है ना बेसिकली एट द लास्ट की अब पार्टनर्स को क्या क्या लास्ट में पैसा देना है, वो हमें कैपिटल अकाउंट से पता चलेगा। अब एट द लास्ट बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। अब इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि ऑब्वियसली अब फर्म की कोई एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर दिया है सारी, तो फिर अब देयर विल बी नो बैलेंस शीट। अब कैश बुक या कैश अकाउंट जो या बैंक अकाउंट जो हम बना रहे हैं, ये हमारा एक फाइनल है और इसमें दोनों साइड का जो टोटल आता है वो इक्वल आता है, ठीक है। तो अब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो आज की वीडियो में हम फॉर्मेट देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। जैसे हमें हमारे पास बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स होंगी, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर बाकी सभी असेट्स को हमने डेबिट साइड में उतार लेना है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि असेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई कैश बैंक बैलेंस नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगी, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, ये सब नहीं आएगा। बाकी सारी एसेट्स हम उतार लेंगे एज इट इज़ उनके बुक वैल्यूज़ में, चाहे कोई फिक्स एसेट है या करंट एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब इसी तरह से लायबिलिटीज़ को भी हम क्रेडिट साइड पे उतार लेंगे। क्रेडिट साइड में जो लायबिलिटीज़ उतारेंगे वो हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ यानी कि जो हमने आउटसाइडर्स को पे करना है उनको उतारेंगे, जिसमें एक्सक्लूडिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन जो अकाउंट जो है और करंट अकाउंट, ये सब नहीं आएगा। यानी कि जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ हैं वो सब हमने इंक्लूड करना है इसके अंदर। अब हमने जो एसेट बेची और उससे जो पैसा आया वो हम लिखेंगे, और कोई प्रोविजंस है वो इसमें लिखेंगे, और कोई अनरिकॉर्डेड असेट थी उसका अमाउंट, उससे हमें पैसा रिसीव हुआ, मतलब जो यहाँ पर हमने असेट उतारी तो नहीं है, ट्रांसफ़र तो नहीं की है, बट कोई अनरिकॉर्डेड एसेट की इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई तो उससे पैसा आया, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। पार्टनर्स, कोई पार्टनर अगर कोई असेट को ले लेता है, जैसे अब बिज़नेस बंद हो रहा है, कोई फर्नीचर है, हम पार्टनर्स हैं, हम में से कोई एक पार्टनर अगर ले लेता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट में से डेबिट हो जाता है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, जो पार्टनर असेट को टेक ओवर करता है, टेकन ओवर करता है, ठीक है। और ऐसे ही अब यहाँ पर आ जाओ डेबिट साइड में। जैसे अब ये जो असेट्स को बेचने से जो पैसा आया है उससे हम लायबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे। कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पड़ी थी, पेमेंट तो करना है, तो उसको हम अलग से दिखाएंगे। उसके बाद जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ये जो हम रिलीज़ करते हैं उससे जो खर्चा आता है वो एक्सपेंसेस, और पार्टनर्स कोई लायबिलिटी अगर ले लेता है, पार्टनर अगर कोई एसेट लेता है तो हम डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, पार्टनर्स अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को पेमेंट कर देता है तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है, ठीक है। या उसको कोई रेम्यूनरेशन दिया जाता है, कोई कमीशन दिया जाता है कि हाँ भैया आप सारा काम देख लो, रिलीज़ करने का आपको ये कमीशन मिलेगा, तो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें जो रिलीज़ करने के बाद जब हम इनकी बैलेंसिंग फ़िगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फ़िगर निकालने से अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा रियलाइजेशन का, और अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा टोटल ज़्यादा होगा तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिलीज़ करने के लिए, यानी कि असेट को रिलीज़ करने से लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, कोई अनरिकॉर्डेड असेट है उसको रिकॉर्ड, उससे आने वाले पैसे को, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन से या लॉस होगा वो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो में हमने सिर्फ एक जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे सबसे पहले। इसके हम जर्नल एंट्रीज़ भी देखेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
अगर आपको जनरल एंट्रीज आ जाती हैं तो उससे रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है तो उससे भी जनरल एंट्रीज आ जाएंगी। काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है।